नारायणाय विष्णवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले मुझे अत्यंत खुशी है कि मैं अपने स्टूडेंट को, क्योंकि मैं तुम्हारी को गाइड थी, फिर कुछ इधर-उधर रहा तो नहीं हो पाए लास्ट में फाइनलाइजेशन, मगर तुम्हारा सिनॉप्सिस लिखने में बड़ा मजा आया था। तो मैं हमेशा ऐसे ही देखती हूँ कि नहीं मैं तो को गाइड हूँ। तो मेरी स्टूडेंट्स मैं कहूँगी बलदेव सर की बाद में, और मौलिक सिद्धांत विभाग से आपने अपनी एमडी की पढ़ाई राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से की। आपका आज के जो हमारे स्पीकर है उनका नाम है डॉक्टर प्रीति वाजे। आपने अपनी बीएमएस की पढ़ाई नासिक से ही करी है और एमडी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जैसे मैंने कहा आपको इस तरीके के 2015 में आपकी कंप्लीट हुई एमडी, और वर्तमान समय में आप पीएचडी स्कॉलर डीवाई पाटिल कॉलेज से है, आप कर रही है, बस जस्ट इट इज नियर टू सबमिशन ऑफ द थीसिस। और आज का टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट है, साइंटिफिक एंड आयुर्वेदिक एस्पेक्ट ऑफ गर्भ संस्कार। और मैं समझती हूँ कि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बहुत ही बढ़िया है आपका गर्भ संस्कार के ऊपर कामकाज। और इवन अभी जैसे हमारी बातचीत हुई कि आपने अपने ग्रामीण परिवेश को सामने रखते हुए पीएचडी का भी टॉपिक लिया है, ये भी बहुत काबिले तारीफ है। और बेस्ट कम्युनिटी ऑफिसर का आपने अवार्ड भी जीता है 2021 में। तो कहीं ना कहीं जब हमारे स्टूडेंट्स को कोई अवार्ड मिलता है तो हमें ऐसे लगता है कि हमें भी मिल गया है। तो इसलिए, क्योंकि एनआईए सच में आयुर्वेद की बहुत अच्छी थिंकिंग देता है और मौलिक सिद्धांत विभाग तो उसमें और भी ज्यादा अपनी कर्तव्य निष्ठता, कर्तव्यबद्धता के लिए मशहूर है। तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा टाइम न लेते हुए आज का जो टॉपिक है, जो वर्तमान समय में भारत को रोग मुक्त करने के लिए, यानी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए एपिजेनेटिक्स भाई शुरुआत से ही कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है गर्भ संस्कार से बढ़िया आने वाले समय में और आज भी और कुछ नहीं हो सकता कि संतति वहां अपनी फुल पोटेंशियल से इस दुनिया में आकर जिए, अनुभव करे, इमोशनल स्ट्रेंथ के साथ रहे, स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ रहे। तो ऐसे अनेक एस्पेक्ट जो आयुर्वेद में चरक सुश्रुत भूतल लघुत्रयी में बताए गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और मैं आज के सेशन के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर प्रीति। थैंक यू मैम। सभी को प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुजी और यहाँ जो है उन सभी को मेरा प्रणाम। तो आज का मेरा जो टॉपिक है साइंटिफिक एंड आयुर्वेदिक एस्पेक्ट ऑफ गर्भ संस्कार। 2022 से मैं इस पे काम कर रही हूँ और अभी 2024 में मैंने इस पे स्कोपस इंडेक्स जर्नल जो है JNR यानी जर्नल ऑफ नेचुरल रेमेडीज, इसमें ये मेरा टॉपिक का आर्टिकल मतलब पब्लिश हुआ जून 2025 में। तो उसी बेसिस पे कुछ जो मेरे प्रैक्टिस में आए और जो कुछ मुझे एक मॉडर्न साइंटिफिक जो एस्पेक्ट मुझे लगे उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। Why this topic deserves a medical discussion? क्यों, मतलब गर्भ संस्कार हम आयुर्वेदिक वैद्यों के लिए बहुत मतलब अपने पास का विषय है। जैसे हम सभी को इसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है, खास करके जो फीमेल प्रैक्टिशनर है, क्योंकि जब जो चीजें गर्भ संस्कार से, जैसे मैम ने कहा कि गर्भ संस्कार से हम इस जो सोशल जो अपना क्या बोलते हैं उसे, कि जो हमारा कर्तव्य है सोशली, कि इस समाज को कुछ
बेहतर और बेहतर बनाने का जो हमारा संकल्प है, तो वो इससे मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं उसको करने में इस की हेल्प से हम आयुर्वेद वैद्यों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो व्हाई दिस टॉपिक डिजर्व्स अ मेडिकल डिस्कशन। एक्चुअली क्या होता है, हमने अपने प्रैक्टिस में ये अनुभव किया होगा कि जैसे जो गायनेकोलॉजिस्ट है या फिर मॉडर्न साइंस से जो है, तो वो एक 4 से 5 साल पहले इन चीजों को जो है एकदम नजरअंदाज करते थे। उनको इन चीजों पे एक विश्वास नहीं था। अभी भी कुछ परसेंट में वैसा है, उनका ये कहना रहता है कि ये कुछ नहीं है, दिस इज नॉट साइंस एंड मीन्स आपने ये करना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत मतलब एक 20% 20 से 30% मॉडर्न साइंस के लोगों का ये कहना होता है। तो इसलिए इसमें ये चीज ढूंढने का प्रयास किया गया कि क्या कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है। आयुर्वेदा frames pregnancy as a period of active nourishment, behavioral regulation and mental well-being, not merely fetal growth. And modern perinatal science shows that maternal nutrition, stress, sleep, physical activity, and psychosocial environment influence pregnancy and developmental trajectories. The strongest scientific breach is therefore not teaching a genius fetus. It is optimizing the maternal fetal environment and supporting healthy development. A doctor facing Garbha Sanskar model should separate established evidence, plausible mechanism, traditional practice and claims requiring research. मतलब इसमें जो है हमने कुछ जैसे जो चीजें हमारे शास्त्र में आई हुई है उनको हम फॉलो करते हैं और उनको हम अपने पेशेंट को भी बताते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो क्या कहता है ये हमें उन तक पहुंचाने का बहुत मतलब जरूरत है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं, हम इस गर्भ संस्कार को अपने जो पेशेंट्स है, जो प्रेग्नेंट माताएं हैं, उनको हम इसका नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको रिसर्च तौर पे भी सिद्ध कर पा सकते हैं? Learning objective that define Garbha Sanskar through an Ayurvedic lens and modern clinical lens. Explain the relevance of Garbhadhan, Bij Kshetra Ritu Ambu and Garbhini Paricharya. Connect prenatal care with Dohar principle, fetal programming, stress physiology and epigenetic regulation. Review evidence for maternal voice, music, yoga, meditation, nutrition, visualization and prenatal attachment. Then build a safe, evidence-informed clinical framework that complement, not replaces standard antenatal care. Identify where evidence is strong, where it is emerging and where claims remain unproven. मतलब हम कुछ भी ज्यादा क्लेम नहीं करेंगे कि इससे ये हो रहा है, जो है जैसा है वैसा मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। क्लासिकल प्रीनेटल संस्कारास, what the tradition actually describes, a concise Ayurvedic foundation before moving into the modern scientific breach. क्या है जो क्लिनिकल प्रीनेटल संस्कार में क्या आया हुआ है? जो 16 संस्कार बताए गए हैं, तो उसमें से 3 संस्कार हम जो है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड है। मतलब इस चीज को शास्त्र में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस था ये इन 3 संस्कारों से हमें पता चलता है। उसमें से पहला संस्कार आता है गर्भाधान संस्कार, क्लासिकल प्री कंसेप्शन ओरिएंटेशन टुवर्ड हेल्दी प्रोजेनी। तो फोकस क्या है इसमें कि प्रिपरेशन ऑफ द कपल, टाइमिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड अ सपोर्टिव मेंटल एनवायरनमेंट। मॉडर्न क्लिनिकल ट्रांसलेशन इसका क्या है कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। मॉडर्न में क्या किया जाता है? प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, न्यूट्रिशन, क्रॉनिक डिसीज कंट्रोल एंड हेल्दी बिहेवियर। और जैसा कि हमने देखा कि गर्भाधान में अपने शास्त्र में मंत्र आया हुआ है, स्पेसिफिकली उसमें शैया का वर्णन किया हुआ है, उस दिन के आहार का वर्णन किया गया है, मतलब फीमेल ने क्या खाना चाहिए, मेल पार्टनर ने क्या खाना चाहिए और क्या खाने के बाद इस तरीके से किस चीज को इम्पोर्टेंस देना है, कि जैसे जो ये सब बहुत अच्छे तरीके से आया है। और गर्भाधान के वक्त जो है तो उन्होंने एक गर्भाधान मंत्र करके भी हमारे शास्त्र में आया है।
तो इन सभी देवताओं को, सभी पंचमहाभूतों को आह्वान करके फिर उस विधि को किया जाए तो जो है कि जैसे हम बोलते हैं कि जो प्रॉपर जो सोल है, जो हम चाहते हैं वो सोल हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पुंसवन, अ क्लासिकल प्रीनेटल संस्कार डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदिक ट्रेडिशन। मीन्स बहुत पुंसवन का जो है इस पे बहुत डिबेटिक है एक्चुअली, लेकिन हम आयुर्वेद वैद्य हम ये कह सकते हैं कि पुंसवन जो संस्कार है फॉर कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल मीनिंग शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्लेम्स अबाउट फिटल सेक्स और स्पेसिफिक डेवलपमेंटल इफेक्ट। तो इसमें जो है पुंसवन यानी क्या कि श्रेष्ठत्व, जो गर्भ हम अपने भीतर पाल रहे हैं उसको श्रेष्ठ बनाने का जो संस्कार है उसको पुंसवन विधि संस्कार कहा गया है। इसका भी बहुत अच्छा सा वर्णन हमारे शास्त्र में आया हुआ है और बहुत सारे वैद्य इसको प्रैक्टिस भी करते हैं। एनी प्रोसीजर और फॉर्मुलेशन रिक्वायर करंटली सेफ्टी एविडेंसेस, बट वही फिर से कि इस पे कुछ क्लिनिकल जो है वो स्टडीज प्रूवन नहीं है। सीमंतोनयन संस्कार, अ प्रीनेटल राइट एसोसिएटेड विथ मैटरनल वेलबींग, प्रोटेक्शन एंड सोशल सपोर्ट। तो जो 7वें महीने में और किन्हीं के मतलब कुछ कल्चर में 9th मंथ में, जनरली 7 मंथ में, जिसको हम मराठी में डोहाळे जेवण कहते हैं और शायद हिंदी में गोद भराई की रस्म कहा जाता है। तो ये जो है वो सीमंतोनयन संस्कार है। अ प्रीनेटल राइट एसोसिएटेड विथ मैटरनल वेलबींग, प्रोटेक्शन एंड सोशल सपोर्ट। मॉडर्न क्या है कि सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट, इमोशनल केयर, रीएश्योरेंस एंड रिस्पेक्टफुल एंटीनेटल काउंसलिंग। इसमें क्या होता है कि जो गरोदर माता है उसको थोड़ा अच्छा लगे, उसका मन प्रफुल्लित हो, उसको जो खाने के व्यंजन पसंद है उन व्यंजनों को बना के उसको सारा परिवार जो है वो इस घड़ी को सेलिब्रेशन करता है। तो ये हुआ सीमंतोनयन संस्कार। What do we mean by गर्भ संस्कार? तो आयुर्वेद में प्रेगनेंसी इज अ सेंसिटिव डेवलपमेंटल पीरियड रिक्वायरिंग appropriate आहार, विहार एंड मेंटल कंडक्ट. Classical text describes preconceptional factor, conception, fetal development and गर्भिणी परिचर्या. The mother's environment and behavior are treated as part of the care of the developing गर्भा. The emphasis is holistic physical nourishment plus mental emotional nourishment and conduct. और एक्चुअली क्या है कि जो श्रेष्ठ गर्भ संस्कार यानी क्या कि जो बीज में है, मतलब जैसे हमने ये थ्योरी कही है कि जो बीज में है वही जैसे हम कहते हैं ना कि एक ट्री प्लांटेशन जो है, तो जैसे बीज की क्वालिटी रहेगी वैसे ही उस ट्री की क्वालिटी रहेगी। तो उसी कंसेप्ट को लेते हुए क्योंकि हम वी कैन चेंज द मीन्स वी कांट चेंज द ट्री बट वी कैन उसी तरीके से हम एक बार जो बच्चा अगर जन्म ले लेता है या फिर उसके बाद जो है तो संस्कार होते रहता है, लेकिन जो चीजें हम उसके रूटीन सीडिंग में अगर करते हैं तो उन चीजों का काफी महत्व इस गर्भ संस्कार में रहेगा। मॉडर्न क्लिनिकल ट्रांसलेशन, अ स्ट्रक्चरल प्रीनेटल लाइफस्टाइल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट अप्रोच। इसमें जो है रूटीन जो है मैटरनल मेंटल हेल्थ या फिर रूटीन चेकअप्स, ये सब मॉडर्न के साइंस में आता है। गर्भ फॉर्मेशन, क्लासिकल आर्किटेक्चर एंड द मॉडर्न ब्रिज, यूज कंसेप्चुअल पैरेलल टू ओपन डायलॉग। मीन्स क्या है कि इसमें गर्भ फॉर्मेशन किन चीजों से होता है, तो शुक्र, आर्तव, आत्मा, पंचमहाभूत। तो इसमें जो है शुक्र जो है तो प्रीनेटल रिप्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन, आर्तव यानी मैटरनल रिप्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन, आत्मा यानी जीव संयोग जो है लाइफ प्रिंसिपल इन द क्लासिकल फ्रेमवर्क, एंड पंचमहाभूत दैट इज क्लासिकल अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ जहाँ बीज आता है वही गर्भ संस्कार के पहले बीज संस्कार का महत्व आता है। मतलब जो आप गर्भ संस्कार के पहले 3 महीने में जो भी चीजों का पालन करते हैं, जिस दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करते हैं,
जैसे आपकी मानसिक इमोशनल स्टेट रहती है, आपका फिजिकल फिटनेस रहता है, उसी पे आपका बीज कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है। सो शुक्र और आर्तव, जैसे हमने देखा है कि इसके फॉर्मेशन को लगभग 72 या 82 ऐसे डेज लगते हैं, तो लगभग 3 मंथ्स का पीरियड। ये है बीज संस्कार। और बीज संस्कार आयुर्वेद में काफी मतलब उस पर फोकस किया गया है। और हम बीज संस्कार के पहले कुछ शुद्धि, जैसे कि बीज शुद्धि के लिए हम पंचकर्म प्रोसीजर प्रेग्नेंट कपल जो है उनको एडवाइस करते हैं। तो मॉडर्न क्या इसके कंपेयर में क्या आएगा मॉडर्न डेवलपमेंटल? तो जेनेटिक इनहेरिटेंस। बहुत बार पेशेंट आते हैं कि जैसे हमें जेनेटिक मतलब हमारे फैमिली में ये जेनेटिक ट्रेट है या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर यूटेराइन प्लेसेंटल एनवायरनमेंट, तो फिर हम क्या करें? तो उसके मॉडर्न में उसके लिए कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ आयुर्वेद उस चीज के लिए प्रयास जरूर कर सकता है। हालांकि ये प्रूवन नहीं है, लेकिन बहुत सारे सक्सेस केस इस केस में देखे गए हैं। यूटेराइन प्लेसेंटल एनवायरनमेंट, nutrients, oxygen and endocrine signals, maternal stress, sleep activity and psychological environment. The central bridge, maternal environment and fetal development. तो ये जो चीजें हैं, तो पहले तो हो गया बीज संस्कार 3 मंथ्स का, उसके बाद आया गर्भाधान और फिर शुरू होता है हमारा गर्भाधान से लेकर 9 महीने तक का गर्भ संस्कार। प्री कंसेप्शन में क्या चीजें माइंड करती है? तो आयुर्वेद के अनुसार बीज, क्षेत्र, बीज यानी देखा आर्तव और शुक्र, क्षेत्र यानी यूटेरस, मतलब फीमेल का जो गर्भाशय है वो बीज के लिए क्षेत्र की तरह है। ऋतु यानी गर्भाधान किस ऋतु में हो रहा है, और अंबु है एक्चुअली, यह लाइफस्टाइल हो गया, और जल प्रधान महाभूत, जो कि इन सब चीजों को इजीली आगे ये करता है। अब ऋतु के बारे में मैं आपको एक फोकस करना चाहूंगी कि जैसे जो पांचभौतिक चिकित्सा आती है, तो उसमें स्पेसिफिकली जो भाद्रपद मंथ होता है, तो भाद्रपद मंथ से जो है, अगर इस भाद्रपद मंथ में अगर कंसेप्शन किया जाए, यानी क्या कि गर्भाधान किया जाए, प्री कंसेप्शन हो, तो जो होने वाली जो प्रोजेनी है, तो उसके धातु बलत्व ये सब साम्य प्रकृति की तरफ आते हैं। तो इसका पूरा पांचभौतिक कोरिलेशन है कि कैसे कैसे सबसे पहले जो है भाद्रपद यानी क्या होता है, अक्टूबर हीट रहती है, तो उस वक्त जो है अगर कंसेप्शन हो तो वो जो अग्नि है, उस अग्नि से जो है रस धातु बनेगा, फिर उस अग्नि से रक्त धातु के लिए रस से फिर रक्त बनता है, रक्त के बाद जो है मांस बनता है। इस तरीके से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन उत्तरोत्तर धातुओं का बल जो है वो इस भाद्रपद में अगर गर्भाधान किया जाए तो आने वाली जो प्रोजेनी है वो बेहतर, मतलब जो है कि ना उसकी प्रकृति अम्ल धर्मीय रहेगी ना ही क्षार धर्मीय रहेगी। तो हम ये एडवाइस कर सकते हैं हमारे प्रेग्नेंट लेडीज में कि जो आपका कंसेप्शन का जो अगर आप प्री प्लानिंग में है तो आप ये पीरियड चूज कीजिए, क्योंकि उससे जो है होने वाले आगे चल के होने वाले जो डिसीज है, जो प्रकृति है, विकृति है, उसको हम रोक सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ। फिर आता है प्रेगनेंसी, आहार, विहार और मानस केयर। तो इसमें जो है तो गर्भिणी में क्या खाना चाहिए, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि सबसे पहले जो है कि उसको जैसे पता चले तब उसको शीत दुग्ध सेवन करना चाहिए। फिर दूसरे महीने में मधुर द्रव्य से जो साधित दुग्ध है, फिर उसके बाद जो है 3rd मंथ, फिर 4th मंथ में नवनीत, ऐसे स्पेसिफिकली जो डाइट है वो अपने आयुर्वेद में आई हुई है। फिर आता है बायोलॉजिकल इंटरफेस। तो बायोलॉजिकल इंटरफेस में क्या हुआ, प्लेसेंटा यानी गर्भनाल, तो गर्भनाल और हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड सिग्नल्स, तो ये सब जो है एक माता को अपने बेबी से कनेक्ट करता है। डेवलपमेंट, फिर आता है
1 से 9 महीने तक होने वाला ग्रोथ, ब्रेन, स्ट्रेस रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म। डेवलपमेंटल ओरिजिन जो डोहार्ड प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? सेम कि द सेम प्रीनेटल एनवायरनमेंट कैन बी एडेप्टिव फॉर डेवलपमेंट, इट इन्फ्लुएंस later life susceptibility when नमस्ते भैया, नमस्ते। early life conditions and later environment are mismatched। मतलब इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि जो डेवलपमेंटल ओरिजिन है तो उस वक्त को आपको जो प्रीनेटल एनवायरनमेंट मिलता है उस वक्त आपका जो एनवायरनमेंट मिला या फिर आपकी मेंटल फिजिकल स्टेट जो है वो आगे चल के आपके बेबी में होने वाले डिसीज पे इफेक्ट करती है। तो डोहार्ड प्रिंसिपल तो वही हुआ जो हमारा गर्भ संस्कार बता रहा है। तो डोहार्ड प्रिंसिपल ये मॉडर्न साइंस का है जो हम अपने गर्भ संस्कार से इसे कोरिलेट कर सकते हैं। फिर आयुर्वेदिक फाउंडेशन बिफोर कंसेप्शन, नॉट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि बीच क्वालिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ये हो गया है। फिर ये है कि गर्भ उत्पादक भाव। तो जो गर्भ उत्पादक भाव है यही जो 4 तो है, लेकिन उसके साथ ये 6 गर्भ को उत्पन्न करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं। तो अपने आयुर्वेद शास्त्र में आया हुआ है कि 6 मातृज पितृज भाव, इन दोनों भावों से क्या बनता है? अन्नमय कोश, यानी बेबी का अन्नमय कोश मातृज और पितृज। इसमें भी ये आया हुआ है कि माता के 5 जनरेशन और पिता के 15 जनरेशन से वो चीजें जो है वो बेबी में ट्रांसफर होती है। रसज भाव, तो रसज जो रस का सेवन माता कर रही है उससे बेबी के प्राणमय कोश का उत्पत्ति होती है। सत्वज भाव, जैसा विचार, जैसा जो माता और पिता का जो विचार रहा हुआ है जो गर्भाधान के वक्त और उसके बाद के स्टेज में जो माता का विचार है, जो सत्व है, मन है, उससे बेबी का मनोमय कोश बनता है। सात्विक भाव यानी जो चीजें सात्म्य है माता के लिए उनसे जो है वो बेबी का विज्ञानमय कोश बनता है। कि मतलब इसे हम ये बोल सकते हैं कि साइंटिफिकली जो सोचने का जो पावर है इंटेलेक्चुअल, तो वो विज्ञानमय कोश। और आत्मज भाव, तो आत्मज भाव यानी आनंदमय कोश, ये तो आत्मा में पहले से ही रहता है जो एक जन्म से दूसरे जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड करता है। फिर आती है गर्भिणी परिचर्या, अ क्लासिकल एंटीनेटल केयर फिलोसॉफी। Month-wise care reflect the idea that fetal and maternal requirement changes across gestation, right? जैसे हमारे इसमें शास्त्र में उल्लेख किया गया है कि प्रथम माह से कललम जाए, मतलब प्रथम माह से, ऐसे पूरा उसका वो स्लाइड मेरा इंक्लूड करना एक्चुअली रह गया, लेकिन वो सब जो मतलब आया हुआ है कि तो जो जैसे 3 महीने तक जो है अंग प्रत्यंग उसके बर्ड्स जो है तो वो बेबी में आ जाते हैं, जो गर्भ रहता है उसके हस्तपाद शीर्षा ये जो है वो अंग प्रत्यंग का बर्डिंग फॉर्म में आ जाता है रूप में। और चतुर्थे जो बोला गया है कि चतुर्थे इसमें 2 रुद हो जाती है माता, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट का एक माता का हार्ट और उसमें बेबी का एक हार्ट धड़कने लगता है, तो 2 हृदय होने की वजह से उसे 2 हृदया कहा गया है। फिर आता है पंचम भाव, तो पंचमे मन प्रतिबुद्धतरम होती, यानी क्या कि स्पेसिफिकली 5वें मंथ में जो है वो मन का डेवलपमेंट होता है। तो मैं मेरे पेशेंट में जो है तो इससे मन से रिलेटेड जो हमारे यहाँ एक मन मतलब श्लोक रहते हैं मन से रिलेटेड, तो उनका पठन और उनका श्रवण करने के लिए बोला जाता है। फिर आता है षष्ठे बुद्धि, तो बुद्धि यानी इंटेलेक्चुअल। अभी बुद्धि जो है वो 3 प्रकार की होती है, धी, ध्रुति, स्मृति, मेधा। तो इन चीजों को जो है वो ट्रिगर करने वाला जो मंथ है वो 6 मंथ। इसमें स्पेसिफिकली हम जो है वो ब्रेन को रिलेटेड जो मतलब ब्रेन के लिए जो आवश्यक चीजें है, फॉलेट,
फॉलिक एसिड या फिर जो भी ओमेगा, ये चीजें जो है उनसे एनरिच फूड को, अखरोट जैसे हम कहते हैं कि उसमें अखरोट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजों का तो 1 से 9 महीने तक तो करना ही है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली उन चीजों पे ध्यान दिया जाता है। और इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड जो चीजें हैं जैसे कि पजल सॉल्विंग या फिर सुडोको, कुछ साइंटिफिक कुछ पजल सॉल्व करने हैं, या फिर इस तरीके से जिसमें आपके ब्रेन को थोड़ा स्ट्रेस हो, माता के ब्रेन को स्ट्रेस हो, तो ये चीजें हम षष्टम मास में बोलते हैं। फिर सप्तम में क्या हो जाता है कि गर्भ पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और फिर अष्टम में ओजो अस्थिर भवती, तो कभी ओज जो है वो माता की तरफ रहता है या कभी बच्चे की तरफ रहता है। तो इसमें हमें बहुत 8वां महीना जो होता है वो डेलिकेट रहता है, उसमें हमें गर्भिणी को ये काउंसलिंग करना पड़ता है कि आप बिल्कुल भी कोई ओवर एक्सर्शन या फिर ऐसी चीजें ना करें, जिससे बहुत बार ये देखने में आया है कि जिनको भी अर्ली लेबर पेन स्टार्ट होते हैं वो 8 मंथ में होते हैं। तो हमने अगर इसकी अच्छे से काउंसलिंग की तो हम ये रोक सकते हैं। और फिर आता है 9वां महीना। तो ये इस तरीके से फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो क्लिनिकल ट्रांसलेशन यूज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड न्यूट्रिशन एंड कंफर्ट। तो मॉडर्न साइंस में क्या आता है इस चीज के लिए, उनका तो जो है वो एंटीनेटल जो चेकअप होता है वही चीजें रहती है। Why the 9 months matter biologically? क्यों? क्योंकि 1 से 3 महीने में क्या हो रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड प्लेसेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन के वक्त गर्भ स्थिर होने में पहले 3 महीने लग जाते हैं। फिर आती है रैपिड ग्रोथ वाला मिडल, मतलब जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है जिसमें मैचुरेशन होता है, एंड ब्रेन मैचुरेशन 7 to 9 ऑनवर्ड्स। जैसे ब्रेन के जो बडिंग में सेल्स फर्स्ट से ही रहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मंथ वाइज आयुर्वेदिक केयर कैन बी प्रेजेंटेड एज अ डेवलपमेंटल केयर फ्रेमवर्क। It should not be interpreted as proof that particular food, raga or activity accelerates a specific organ in specific month। मतलब हम ये हमारी जो है वो एक्चुअली सोच है कि इन चीजों से जो है हमारे साइंस में आया हुआ है, लेकिन वो प्रूवन नहीं है, इसलिए हम ज्यादा मतलब वो क्लेम नहीं कर सकते इन चीजों को। लेकिन हाँ, हम हमारे प्रैक्टिस में इन चीजों को जरूर करना चाहिए। डोहार्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट साइंटिफिक ब्रिज, इसका फुल फॉर्म क्या है कि डेवलपमेंटल ओरिजिन्स ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। यानी मॉडर्न साइंस ने क्या ढूंढा कि प्रीनेटल एंड अर्ली लाइफ कंडीशन कैन इन्फ्लुएंस डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरीज एंड लेटर लाइफ डिसीज ससेप्टिबिलिटी। मतलब अभी जो देख रहे हैं हम कि पहले डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हम बोल सकते हैं, उनका जो प्रादुर्भाव होता था वो अबव 50, अबव 60 इस तरीके से होता था। लेकिन अभी जो रिसर्च किया गया तो उसमें ये लगभग 30 ईयर के बाद ही इसके ऑनसेट देखा जा रहा है। तो इसके जो है इसका कारण कहीं ना कहीं आपकी प्रीनेटल और अर्ली लाइफ कंडीशन से जुड़ा हुआ उन्होंने मॉडर्न साइंस ने पाया। फिर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, प्लेसेंटल सप्लाई, फीटल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक प्रोग्रामिंग। तो न्यूट्रिशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी हमें डोहार्ट मतलब मॉडर्न साइंस क्या गर्भ संस्कार के रिलेटेड क्या चीजें प्रेजेंट करता है उसको मैं बताऊंगी कि जैसे उनका फोकस रहता है कि डाइट, न्यूट्रिशन। फिर आता है पॉइंट सेकंड, स्ट्रेस। मैटरनल स्ट्रेस can give the neuroendocrine or autonomic signaling which will affect the fetal developmental environment। फिर epigenetic science, epigenetic science क्या है, इसमें science related to DNA methylation, histone, chromatin regulation and gene expression changes are candidate mechanisms of developmental plasticity। मतलब इसमें जो है वो जीन एक्सप्रेशन जो है तो वो एनवायरमेंट से डिफर करते हैं। ये साइंस जो है वो इपिजेनेटिक साइंस। कॉशन, डोहार्ट सपोर्ट्स डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी, नॉट डिटरमिनिस्टिक प्रोग्रामिंग। एसोसिएशन डू नॉट प्रूव दैट स्पेसिफिक प्रीनेटल प्रैक्टिस कॉजेस अ लाइफ लॉन्ग ट्रेट। फिर वही से वही बात कि ये जो है ये सिर्फ पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है। तो जैसे हमारे इसमें और क्या कहा गया है प्रीनेटल ब्रेन फैक्ट्स में, द ब्रेन बिगिंस एज अ न्यूरल ट्यूब बाय वीक 3 to 4
closing by week 6 to 7 and produces 2.5 lakh neuron per minute through gestation. By birth, it has equal to 100 billion neuron and basic network for senses and occupies 10 to 25% of adult volume. तो देखिए कि जो भी हम जिस तरीके का उनको एक्सपोजर दे रहे हैं उस तरीके के न्यूरॉन्स के कनेक्शन, मतलब कनेक्शन, न्यूरल कनेक्शन जो है वो हम उनमें फॉर्म करने की कोशिश करते हैं गर्भ संस्कार से। ये आता है विजुअल प्रेजेंटेशन कि वीक 3 में क्या हो रहा है, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, देन अप टू 10 वीक बेसिक ब्रेन रीजन फॉर्मेशन बिगिंस। फिर 13 वीक्स में क्या होता है कि न्यूरोनल माइग्रेशन बिगिंस। फिर 15 वीक में स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन बिगिंस, जो सेल्स से ब्रेन सेल्स उनका फॉर्मेशन होता है। This is the most important phase of 25 week, that synaptic pruning begins here. And then onward 28 weeks, that myelination begins, brain growth spurts. And this is continued up to the term. So week 3 to 8 neural tube forms and closes, वही इसमें आया हुआ है, जो कि dividing into 4 brain, mid brain and hind brain. फिर वीक 9 to 40 जो है, इसमें जो हमने देखा कि 2.5 लाख न्यूरॉन्स ग्रो होते हैं, जो कि एडल्ट साइज के 25% वॉल्यूम है। बेबी ब्रेन डेवलपमेंट, ये विजुअल इसका आया हुआ है। फिर ये क्या रहता है कि लेफ्ट ब्रेन क्या है, राइट ब्रेन क्या है, क्योंकि मैं जो मतलब हम आप भी करते होंगे जो गर्भ संस्कार प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको उनका ये रहता है कि एक्टिविटी प्रेग्नेंट वुमन को ऐसे सजेस्ट की जाए जिससे कि लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन दोनों को इक्वली जो है वो स्टिमुलेशन मिलता रहे। क्योंकि क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन जो है वो रिलेटेड टू एनालिसिस, लॉजिकल थिंकिंग, कुछ फैक्ट्स, सीक्वेंसिंग जैसे मैथ में आता है, मैथमेटिक्स, इस सबसे रिलेटेड ब्रेन कौन होता है, लेफ्ट ब्रेन। अगर आप ऐसी माँ हो जिनको मेरी तरह जिनको मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो हम अपने बेबी में ट्रांसफर नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए हम अपने ऐसी माओ को जो है लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी पे फोकस करने के लिए कहते हैं। तो उन चीजों से जो है वो एक ट्रिगर उन बच्चों के ब्रेन सेल्स को मिलता है। फिर आता है राइट ब्रेन, जो कि क्रिएटिविटी, इसमें जो है क्रिएटिव नेचर रहता है, इंट्यूशन मतलब क्या चीजें होने वाली हो सकती है, फीलिंग्स रिलेटेड, इनका इमेजिनेशन, राइट ब्रेन जिनका स्ट्रांग रहता है उनका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये सब जो है आई चीजें राइट ब्रेन से रिलेटेड। तो ये मैंने कहा कि जिसे हम षष्ठे बुद्धि, इसलिए 6 मंथ में वर्ड सर्च, मेज पजल्स, कलरिंग पेजेस, सुडोकू गेम, फाइंड अ नंबर एंड एक ल्यूमोसिटी करके ऐप है, तो उस ऐप को भी हमें मतलब जो है हमारे प्रेग्नेंट लेडीज को रोज 10 मिनट्स प्ले करने के लिए बोलती हूँ। फिर आता है पोस्ट नेटल ग्रोथ, फ्रॉम बर्थ टू एज 2 द ब्रेन डबल्स इन साइज, रीचिंग 75 to 80% adult size, so forming trillions of synapses. By age 5 to 6, it nears 90 to 95% of adult volume via myelination and pruning. Critical for cognition and aligning with your prenatal education focus. संस्कारात्मक संस्कार आणि मेंडल न्यूरॉन कनेक्शन, ओके। तो ये मराठी आया बीच में, इसमें है जो है कि पोस्ट नटल ग्रोथ जो है, तो इसलिए अभी WHO भी और यूनिसेफ भी फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ ये बेबी के मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पीरियड इसे मानते हैं कि अगर 1000 डे हमने अपने बेबी के लिए एफर्ट्स लिए, तो आगे के 9 जो भी जितने साल वो बेबी जिएगा उसका हमने 80% काम इस 1000 डेज में कर दिया होता है। सो द हियर ऑल्सो कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्भ संस्कार एज वेल एज जो अभी मतलब बहुत पॉपुलर हो रहा है कि आफ्टर बर्थ जो है कुछ चीजें बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अप टू 2 ईयर किया जाए, तो वो उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। द प्लेसेंटा, द मैटरनल फीटल इंटरफेस, मैटरनल स्टेट, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, स्लीप, एक्टिविटी। फिर प्लेसेंटा
ये हमें पता है एक्चुअली कि प्लेसेंटा जो है वो माता और पिता में एक कनेक्शन है और क्लिनिकल implication, the safest way to discuss maternal influence is through measurable biological pathway, nutrition, endocrine signaling, placental function, autonomic state and psychosocial health, rather than direct transfer of thoughts or traits. अब ये क्लिनिकल हुआ, लेकिन फिर भी अगर जिस चीज से आपका रस आप जो खा रहे हैं वो चीजें अगर बेबी की तरफ जा रही है तो डेफिनेटली वो सब चीजें हम बेबी को पास ऑन कर सकते हैं। मैटरनल स्ट्रेस क्यों, मतलब गर्भ संस्कार किस तरीके से माता का स्ट्रेस कम करने में हेल्पफुल रहता है वो आगे आएगा, लेकिन स्ट्रेस यानी HPA एक्सिस है क्या? तो स्ट्रेस यानी साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटल। बहुत बार हम देखते हैं कि जो फर्स्ट बेबी रहता है तो वो थोड़ा शाय टाइप का रहता है, थोड़ा सा क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लेडीज जैसे मैरिज के बाद उसको वो खुद एडजस्ट नहीं हुई होती है न्यू फैमिली में, और उसी बीच अगर कंसेप्शन रह जाए तो वो जो मतलब बैक ऑफ द माइंड जो स्ट्रेस रहता है वो रिफ्लेक्ट करता है बेबी के ऊपर। और जो सेकेंड चाइल्ड रहता है तब तक माता जो है वो पूरी तरह से एडजस्ट हो चुकी होती है, तो सेकेंड चाइल्ड जो होता है वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल देखने को मिलता है। तो ये इसमें आता है कि स्ट्रेस मैटरनल HPA एक्सिस क्या होता है कि अगर स्ट्रेस आता है तो उससे क्या होता है कि CRH ACTH को रिलीज करता है, और ACTH जो है वो कॉर्टिसोल को, और कॉर्टिसोल स्ट्रेस के कारण जो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ती है वो 7 to 8 घंटे तक वैसे रहती है। इसलिए हमें ये बताया जाता है कि डोंट टेक स्ट्रेस, और मतलब स्ट्रेस जो है वो प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं है, और ये सब जो है वो प्लेसेंटा में सिग्नलिंग देता है एक्चुअली, और उससे फीटल एनवायरनमेंट में गड़बड़ी हो सकती है, न्यूरल डेवलपमेंट और एटोनॉमिक रेगुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आता है इपिजेनेटिक्स, अ ब्रिज बट नॉट अ मैजिक एक्सप्लेनेशन। व्हाट इपिजेनेटिक्स कैन एक्सप्लेन? क्या कहता है इपिजेनेटिक्स साइंस? तो जीन एक्सप्रेशन कैन बी अल्टर्ड विदाउट चेंजिंग द DNA सीक्वेंसेस। DNA सीक्वेंस क्रोमोसोम जो कि हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं माता से और पिता से, तो उसमें DNA सीक्वेंस को अल्टर्ड किए जीन एक्सप्रेशन कैन बी अल्टर्ड विदाउट चेंजिंग द DNA सीक्वेंस। Environmental signals can influence DNA methylation, histone, chromatin regulation, and transcription. Prenatal exposure are being studied as contributors to developmental trajectories. Mind मतलब क्या है इसमें? वही आ रहा है साइंस में सब ये कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है या फिर जो माता का आहार विहार है वो सब चीजें आपके जो बेबी आने वाला है उसके जीन एक्सप्रेशन पे वर्क करती है। What epigenetic can't yet prove, मतलब क्या उसने प्रूव नहीं किया है? द स्पेसिफिक गर्भ संस्कार एक्टिविटी क्रिएट डिजायर्ड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये प्रूवन नहीं है। हालांकि हम इसके रिजल्ट देखते हैं, लेकिन इस पे ऐसे ट्रायल्स नहीं हुए हैं या फिर इस तरीके से कोशिश है, लेकिन वो मतलब मेरे नॉलेज में मैंने जब आर्टिकल लिखा तो मुझे वो जैसे स्कोपस लेवल के इसमें नहीं मिला। That reading a particular book increases fetal IQ, that specific raga produces specific organ development, ये अभी तक प्रूवन नहीं है, लेकिन हम ये प्रैक्टिस करते हैं। गर्भ संवाद, what does the evidence actually support? अब महत्वपूर्ण चीज आती है कि गर्भ संवाद, जो कि मैं मेरे पेशेंट में फर्स्ट मंथ से 9 मंथ के लिए उनको रिकॉर्डेड गर्भ संवाद रहता है जो वो सुनते हैं, या फिर उनको लिफलेट दिया जाता है जो कि वो पढ़ के रिकॉर्ड करते हैं, और वो स्पेसिफिक उस मंथ में क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है, उस सबको ध्यान में रखते हुए उन गर्भ संवाद को सुनाते हैं। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस टॉकिंग टू द फीटस is used as bonding and emotional support practice. The supplied review describes formal and informal गर्भ संवाद। सॉरी। तो इसमें जो है कि माता का वॉइस बेबी की तरफ आता है, और वो एक सूदनिंग इफेक्ट रहता है बेबी के लिए गर्भ संवाद, और माता के लिए भी अपने बेबी से कनेक्ट होना बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्डिंग वो शेयर कर सकती है। टेक्निक्स, टॉकिंग टू बेबी डेली, प्लेइंग सूदिंग म्यूजिक, रीडिंग स्टोरीज अलाउड। जैसे हम अपने माता को ये सजेस्ट करते हैं कि नाइट में जो है बेबी को सुलाने के लिए जो है वो मोरल स्टोरीज या फिर इस तरीके से अपने बड़े आवाज में उनको उसको सुनाना होता है। जेंटल बेली टच
एंड ये सब जो है टेक्निक्स इसमें गर्भ संवाद में आती है। एक्टिविटीज क्या कि इसमें एक तो हम डेली मंत्र भी चैंटिंग करते हैं, जैसे ओमकार जो है हमें 108 टाइम्स चैंट करना होता है, या फिर जो प्रेयर्स आए हुए हैं, स्टोरी रीडिंग इन काम वॉइस। गर्भ संवाद में विजुअलाइजेशन नहीं आता एक्चुअली, और या फिर ये सब एक्टिविटीज जैसे हम ग्रुप में करवा सकते हैं कि विजुअलाइजेशन ऑफ हेल्दी बेबी एंड राइटिंग लेटर्स और ड्राइंग फॉर बेबी। फिर प्रीनेटल साउंड एंड म्यूजिक, अ फैसिनेटिंग बट लिमिटेड एविडेंस बेस। बहुत जैसा कि मेरा हितल मैम से भी इस चीज में जो है बातचीत हुई, कुछ डिस्कशन हुआ, तो सच में कि इस चीज पे जो है म्यूजिक थेरेपी इन प्रेगनेंसी पे अभी बहुत सारे रिसर्च की जरूरत है। What is supported? Systematic review evidence indicates prenatal sound stimulation can influence fetal neonatal responses and may be associated with later stimulus specific memory traces. मतलब ये है कि जो उस पर्टिकुलर साउंड जो है, जैसे कि हमारे शास्त्र में जो राग आए हुए हैं, तो उन राग का उन चीजों से संबंध रहता है, जैसा कि मैं आगे बताऊंगी। तो what remain uncertain, evidence is heterogeneous regarding type, intensity, timing and duration of sound. Clinical developmental benefits are not established for specific ragas. तो ये हम प्रयास कर सकते हैं। Voice, best conceptual support, maternal voice and fetal responsiveness. Music as an emerging support, auditory exposure, neonatal response. Raga, not established, actually not established, but it is helpful. So here are some ragas in 9 months of pregnancy which I suggest to my patient. At first month राग मल्हार, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो काम, डिवोशनल है और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड को प्रमोट करता है। सो इम्प्लांटेशन, जाइगोट स्टेबिलिटी एंड फाउंडेशंस ऑफ धातु जो है, तो उसको सुनने से जो है उनका इफेक्ट इस पे हो सकता है। ये हमारा मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे हमने इसका कोरिलेशन किया है। सेकंड मंथ पे जो यमन राग आता है वो पीसफुल है, ग्रेसफुल है, प्रमोट बैलेंस। सो ऑर्गेनोजेनेसिस बिगिंस सेकंड मंथ में, तो सपोर्ट मेंटल बैलेंस ऑफ मदर एंड प्रॉपर ऑर्गन फॉर्मेशन को ये हेल्पफुल करता है। फिर आता है थर्ड मंथ, जिसमें हम राग भूपाली को सुनने के लिए कहते हैं, जो कि अपलिफ्टिंग नेचर का है, प्योर है, इंस्टिल्स होप एंड क्लैरिटी। सो हार्ट एंड सेंस ऑर्गन्स फॉर्मिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी इज नीडेड इन दिस मंथ। फोर्थ मंथ में राग झिंझोटी को एडवाइस किया जाता है, जो कि चंचल श्रृंगार युक्त है, जो कि माइंड इंटेलेक्ट जो है उसका स्टार्ट होता है फॉर्मेशन। सो फीटस रिस्पॉन्ड टू साउंड। फिफ्थ मंथ जो है इसमें राग शिवरंजनी करके आता है, जो कि फीटल जो जॉयफुल है, ब्राइट, ऑस्पिशियस है, और फीटल हियरिंग इससे डेवलप होती है। स्पीच ऑर्गन्स एनहांसेस मेमोरी एंड रिसेप्टिविटी एंड माइंड डेवलपमेंट। तो मन पंचमी मन आया हुआ है, और ये राग जो है वो उस तरीके सा कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से हम फिफ्थ मंथ में एडवाइस करते हैं। सिक्स मंथ में राग सरस्वती, जैसे हमने देखा कि षष्ठे बुद्धि, सो इट इज अ डीप ग्राउंडिंग, एनहेंस करेज। सो इसका असर जो है वो नर्वस सिस्टम पे, कोऑर्डिनेशन पे, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट में होता है। फिर सेवंथ मंथ में राग माल काउंट्स हम सजेस्ट करते हैं, जो कि भक्ति गंभीर राग रस से युक्त है, और इसमें इमोशनल डेवलपमेंट, बॉन्डिंग विथ मदर, फीटल एक्टिविटीज में इंक्रीज होते हैं। एट मंथ में हम राग दरबारी कन्नड़ा कहते हैं, जिसका कैरेक्टरिस्टिक सीरियस, स्टेबिलाइजिंग एंड स्ट्रेंथ गिविंग होता है। क्योंकि ओज इसमें अनवस्थित होता है, तो ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रेन एंड लंग्स, नीड फॉर काम एंड पेशेंस। नाइन्थ मंथ में हम भैरवी राग को सुनने के लिए कहते हैं, जो कि सेरेन, डिवोशनल है एंड नर्चरिंग है, क्योंकि फाइनल ग्रोथ और रेडीनेस फॉर बर्थ, इमोशनल हार्मोनी एंड पॉजिटिविटी इस मंथ में आती है। मैटरनल फीटल अटैचमेंट, अ क्लिनिकल यूजफुल टारगेट। Prenatal attachment is a measurable psychological construct, not a metaphysical claim. तो इस पे कुछ स्टडी हुई थी।
विजुअलाइजेशन यूजफुल फॉर द मदर, नॉट प्रूवन एज फिटल प्रोग्रामिंग। अब विजुअलाइजेशन क्या है, जैसे कि मैं मेरे विजुअलाइजेशन का साइंस हम सबने सुना हुआ होता है, लेकिन उसको कैसे किया जाए, उसके बिहाइंड का साइंस क्या है, ये जब तक आप अपने पेशेंट को बताते नहीं तब तक उसको वो बिलीफ से वो नहीं करता है। तो पॉसिबल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, सपोर्ट रिलैक्सेशन, coping and positive maternal representation of the baby, can strengthen maternal fetal attachment when used as guided interaction, can be integrated with breathing, mindfulness and supporting counseling। तो इसमें जो है ये साइंस बिहाइंड में विजुअलाइजेशन आपको बताना चाहूंगी कि ब्रेन्स रियलिटी चेक कैसे काम करता है। योर ब्रेन ऑफन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस एंड अ रियल वन। इट प्रोसेसेस बोथ सिमिलरली, मतलब आपके ब्रेन को ये पता नहीं है कि ये सच में हो रहा है और ये आप इमेजिन कर रहे हैं। सो सेकेंड प्रिंसिपल इसके बिहाइंड न्यूरल एक्टिवेशन। तो इमेजिनिंग एंड एक्शन एक्टिवेट द सेम न्यूरल पाथवे इन योर ब्रेन as actually performing that action and strengthening them over time। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विजुअलाइजेशन हम अपने माताओं को अपने बेबी के बदले बेबी के लिए बताते हैं, उसमें उस इमेजिनेशन के जो न्यूरल पाथवेज है वो ब्रेन में फॉर्मेशन होते हैं। एंड वो क्योंकि उनको ब्रेन को पता नहीं है कि दिस इज रियल एंड दिस इज अनरियल एंड दिस इज ओनली इमेजिनेशन, माइंड बॉडी कनेक्शन। This activation reinforces the crucial link between your thoughts and physiological response, optimizing your body for success। और इस तरीके से उन चीजों को फील किया जाए तो माइंड बॉडी का कनेक्शन होता है और ये जो है वे उन चीजों को सही मतलब रियल में होने में हेल्पफुल रहते हैं। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि हमने देखा इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी फॉर मदर एंड चाइल्ड, इम्प्रूव इमोशनल बॉन्डिंग, हेल्प्स मैनिफेस्ट डिजायर्ड फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस लीडिंग टू हैप्पी मदरहुड। तो इस तरीके से जो चार्ट है तो वो हम जैसे बेबी को क्या चीजें चाहिए तो हो सकता है कि मतलब माता को उस माता के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो अच्छे हैं वो बेबी में लाना चाहते हैं तो उनका फोटो जैसे यहाँ नीचे दिया हुआ है, उनका फोटो दोनों माता पिताओं का फोटो भी लगा के उससे रिलेटेड एक एफर्मेशन सेंटेंस तैयार करना होता है। विजुअलाइजेशन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विजुअलाइजेशन बोर्ड। और जैसे कि यहाँ दिया है कि मार्क जुकरबर्ग, सो यहाँ ये इनकम्प्लीट लिखा हुआ है एक्चुअली, लेकिन जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जैसे श्री गणेशा की तरह मेरा बेबी जो है वो इंटेलिजेंट, वाइज और क्लेवर है। तो क्या है मतलब प्रेजेंट टेंस में उस वाक्य को लिखना है। इस तरीके से आपको जो जिन हस्तियों के आप जिनको चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके फोटोग्राफ्स लगा के आप उनके क्वालिटी को आपके बेबी के अंदर इनकलकेट करने के लिए विजुअलाइज प्रोसेस कर सकते हैं। ये मैं जनरली अपने प्रेग्नेंट मदर को मॉर्निंग में उठने से पहले उसके बेड के ही यहाँ लगाने के लिए बोलती हूँ। जब वो बेड से उठे तब उसको वो देख के इमेजिन करना है, फिर से 10 मिनट आंखें बंद करके, और फिर जब सोते हैं तो सोने से पहले भी इसको इमेजिन करना होता है। फिर रीडिंग अलाउड, व्हाट इज रीजनेबल टू से? Reading aloud can be pleasant prenatal bonding activity and may exposes the fetus to recurring maternal speech patterns। So इससे क्या होता है कि अलग अलग वोकेबुलरी जो है वो माता अपने बेबी में सिडलिंग से उसको इंट्रोड्यूस करती है। Not established, there is insufficient evidence that maternal reading during pregnancy directly increases fetal IQ, activate both brain hemisphere और guarantees specific postnatal cognitive advantages। जैसे ऐसा हमने सुना है कि रीडिंग से क्या होता है कि दोनों ब्रेन एक्टिवेट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट दोनों, और रीडिंग खत्म करने के बाद भी वो वैसे ही रहते हैं, ऐसा हमने सुना है, लेकिन वो अभी इस्टेब्लिश नहीं है। योगा एंड प्राणायाम, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर एविडेंस सपोर्टेड कंपोनेंट। तो इसमें एक स्टडी हुआ था 2026 मेटा एनालिसिस में, जिसमें 35 स्टडीज की गई। योगा वाज एसोसिएटेड विथ लोअर प्रीनेटल डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस स्कोर्स
especially in women without pre-existing symptom, certainly remain low to very low. फिर सेफ्टी प्रिंसिपल क्या है कि प्रेगनेंसी योगा शुड बी ट्राइमेस्टर एप्रोप्रिएट, मेडिकली स्क्रीन एंड मॉडिफाइड फॉर ऑब्स्टेटिक कंडीशन. प्राणायाम शुड बी gentle and avoid breath retention or practices inappropriate for the individual. तो इसमें जो है हमने ट्राइमेस्टर वाइज योगा एंड प्राणायाम फॉर प्रेगनेंसी, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक को, अगर किसी को जैसे बेड रेस्ट दिया हुआ है, किसी को टाका लगा हुआ है, तो हम ये सब में फोर्स नहीं कर सकते. तो वो क्लिनिकल कंडीशन देख के ही हमें ये एडवाइस करना है. फोकस क्या रहना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के योगा एंड प्राणायाम का? तो स्टेबिलिटी ऑफ गर्भ, अवॉइड स्ट्रेन. योगा आसना जो जेंटल पोज है, जैसे कि वज्रासन, खाना खाने के बाद हम उसमें बैठ सकते हैं, जो कि डाइजेशन को ठीक करता है. बद्ध कोणासन यानी बटरफ्लाई, जो पेल्विक सर्कुलेशन को अच्छे से करता है और बेबी स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है. एंड जेंटल नेक एंड शोल्डर रोटेशन, जो बॉडी मूवमेंट्स है उससे पूरा लिम्फ सर्कुलेशन, बॉडी सर्कुलेशन अच्छा रहता है. अवॉइड डीप ट्विस्ट एंड एब्डोमिनल प्रेशर. प्राणायाम क्या कर सकते हैं? अनुलोम विलोम कर सकते हैं, डीप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कर सकते हैं. नो फोर्सफुल प्राणायाम आर सजेस्टेड हियर. सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या फोकस रहना चाहिए योगा प्राणायाम का? कि फ्लेक्सिबिलिटी. दिस इज वेरी मच नाइस टाइम कि जिसमें हम अपने प्रेग्नेंट लेडी को, उसकी बॉडी को लेबर के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो अच्छा सा टाइम रहता है, जो सेफेस्ट पीरियड, तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, कंफर्ट, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना. इसमें मार्जार आसन, बहुत लेडीज कंप्लेन करती है कि जैसे बैक एक होता है प्रेगनेंसी में, तो क्यों होता है वो? तो इसमें अगर हम कैट पोज स्ट्रेच किया जाए, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी, सिर्फ इसमें अंतर्वक्र नहीं होना होता है, तो उसको अवॉइड किया जाता है. अर्ध मार्जार आसन हम इसमें कर सकते हैं. ताड़ासन, जो कि माउंटेन पोज है, जो अपना पोस्चर इंप्रूव करती है. क्या होता है कि आगे से प्रेशर बढ़ता रहता है तो बहुत पोस्चर में प्रॉब्लम आ सकते हैं. अर्ध तितली आसन यानी हाफ बटरफ्लाई, इसमें हम कर सकते हैं. सपोर्टेड बलासन, दैट इज चाइल्ड पोज विथ पिलो. प्राणायाम इसमें भ्रामरी, जो कि काल्मिंग करता है माइंड. शीतली सितकारी, अभी शीतली सितकारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी एडवाइजेबल है क्योंकि वो कूलिंग इफेक्ट करता है. एंड जेंटल अनुलोम विलोम. अब थर्ड ट्राइमेस्टर, इसमें जो है फोकस लेबर रिलैक्सेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन पे रहता है. सो योगा आसन में मलासन, दैट इज सपोर्टेड स्क्वैट, जो स्क्वैट पोजीशन है, जो कि स्ट्रेंथन्स पेल्विक फ्लोर. तो इसमें भी जो है बद्ध कोणासन, ये कंटिन्यू कर सकते हैं पीछे से, मतलब जो सेकंड में किया कर रहे थे. जेंटल साइड स्ट्रेचेस कर सकते हैं. वॉकिंग मेडिटेशन मीन्स स्लो माइंडफुल वॉक. और प्राणायाम में इसमें उज्जाई प्राणायाम आता है, भ्रामरी, डीप स्लो ब्रीदिंग, दैट इज लेबर प्रैक्टिस. लेबर के भी कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स आए हुए हैं. अवॉइड एनी बैलेंसिंग आसनास लाइंग ऑन बैक फॉर लॉन्ग. अब आता है कि मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस. एविडेंस इज स्ट्रॉन्गर फॉर मैटरनल स्ट्रेस. रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल हुई थी, a 7-week tailored meditation mindfulness program in women with recurrent pregnancy loss reduced perceived stress more than standard supportive care. Molecular evidence क्या है? Systematic review of mind body interventions reported changes in expression of inflammation related and stress response gene in adult population. मतलब ऐसा देखा गया है कि मेडिटेशन जो है वो हेल्पफुल रहा है. रीजनेबल क्लिनिकल गोल, रिड्यूस मैटरनल स्ट्रेस एंड इम्प्रूव कोपिंग, स्लीप, इमोशनल रेगुलेशन. पॉसिबल मैकेनिज्म इंक्लूड एटोनॉमिक रेगुलेशन, एचपी एक्सिस मॉड्यूलेशन एंड इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग. हमें पता है कि मेडिटेशन के अनगिनत लाभ है, उनमें से ये यहाँ बताए जा रहे हैं कि डू नॉट ट्रांसलेट एडल्ट मॉलिक्यूलर फाइंडिंग डायरेक्टली इनटू फीटल एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग क्लेम्स. Meditation is complementary care. Significant anxiety, depression still warrant appropriate clinical assessment and treatment. तो जैसे कि मैं अपने जो पेशेंट रहते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती है, तो उनको मेरा ये कहना होता है कि स्ट्रेस तो आने वाला ही है. वर्किंग हो, आप हाउसवाइफ हो, आप जॉइंट फैमिली में हो, आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसमें कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस आने वाला है. लेकिन
उसको अवेयर हो के अगर आप देखेंगे तो उसका इफेक्ट आपके बेबी तक ट्रांसलेट नहीं होगा। और जो आता है मतलब उसको अगर हम जैसे बोलते हैं पश्चात एक सिर्फ उसको एक तीसरे की नजर से देखना, जो कहते हैं ना कि हाँ यस आ रहा है स्ट्रेस और यस, तो इससे अवेयर जब आप होते हैं तो अपने आप उस स्ट्रेस का बैड इफेक्ट आपके बेबी तक नहीं पहुंच पाता। न्यूट्रिशन वेयर आयुर्वेदा एंड मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स मीट्स मोस्ट डायरेक्टली, तो इसमें जो है हमारे यहाँ मासानुमासिक परिचर्या आई हुई है और फूड इज इंडिविजुअलाइज्ड अकॉर्डिंग टू स्टेज, डाइजेशन टॉलरेंस एंड मैटरनल नीड्स। हमारे यहाँ मासानुमासिक वटी भी हम यूज करते हैं, तो जो मासानुमासिक कल्प है उनको दिया जाता है, गर्भपाल रस को दिया जाता है। अगर अर्ली यहाँ तो ऐसे भी मतलब महाराष्ट्र में प्रैक्टिस है कि अगर मैंने भी केसेस देखे हैं कि अर्ली अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और उसमें हम चंदन बला लाक्षादी क्षीर तेल का 30 ml का बस्ती अगर अल्टरनेट देते रहे या फिर वीकली देते रहे, उससे तुरंत ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। और वो शुरुआती के 3 महीने में चंदन बला लाक्षादी तेल क्योंकि वो शीत गुण का है, और उसके बाद क्षीर बला का तेल 30 ml का अगर देते रहेंगे तो बहुत फायदेशीर ये मतलब बहुत हेल्पफुल रहता है नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए। और न्यूट्रिशन मॉडर्न साइंस क्या कहता है, इसमें सॉरी आयुर्वेद चल रहा था ना, फूड इज इंडिविजुअलाइज्ड अकॉर्डिंग टू स्टेज, मिल्क घी एंड अदर क्लासिकल फूड फॉर्मुलेशन। हमारे यहाँ दूध घी इन पे बहुत स्ट्रेस दिया हुआ है। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल कैन बी प्रेजेंटेड एज सस्टेन्ड मैटरनल नरिशमेंट। और मॉडर्न एविडेंस क्या कहता है कि मैटरनल न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंस फिटल ग्रोथ एंड मैटरनल प्रेगनेंसी आउटकम्स। Modern guidance emphasizes nutrient-dense whole food, adequate protein and micronutrient. Both deficiency and excess nutrition can influence developmental trajectories. So, इसमें क्या कहा गया है कि जो फूड है हम देखते हैं कि 24 to 26 में OGTT किन्हीं की पॉजिटिव आती है और वो GDM यानी जेस्टेशनल डायबिटीज के केस में जाते हैं। तो ओवर न्यूट्रिशन भी हमें नहीं देना है। Diet should be individualized to BMI, anemia, diabetes, hypertension, veg diet, non-veg pattern and clinical needs. So ये हम जो कहते हैं कि मतलब हर प्रकृति के अनुसार हम पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान कर सकते हैं। 5 senses activities keeps the objective realistic. ये क्या है? Ayurvedic thought recognizes sensory experience and mental impression as a part of holistic development. तो हमने क्या मतलब जो 5 सेंस क्या है, तो कोई भी नॉलेज जो है वो रिसीव्ड हम किससे करते हैं, तो 5 सेंस से। सो अपना हमारा मतलब उस माता का जो बेबी है वो भी इन 5 सेंसेस की मदद से ही उन सभी सिग्नल्स को कैप्चर करता है। सो क्या क्या है वो? हियर चैंटिंग मीन्स हियरिंग इज वन सेंस, देन आई साइड दैट विजुअलाइजेस, सबसे टुगेदर करके आई हुई है एक्टिविटी कि विजुअलाइज अ लोटस, देन होल्ड अ फ्लावर, तो उसमें स्मेल, नोज से हम स्मेल लेते हैं। ईट अ स्वीट फ्रूट, तो उसकी टेस्ट जो है वो हमारे टंग को पता चलती है। प्लेस हैंड ऑन अ बेली, तो बेली का टच जो है वो स्किन से हमें टच महसूस होता है। तो इससे रिलेटेड अलग अलग एक्टिविटी में एडवाइस करती हूँ, जैसे कि हियरिंग तो जो है वो मंत्र उच्चार, गर्भ संवाद इसमें कवर हो जाती है। तो और आई साइट का जो है वो विजुअलाइजेशन, जो बोर्ड चार्ट रहता है वो आई साइट का एक्टिविटी हो जाता है। स्मेल, तो उनको कुछ लवंग या फिर एला, इन चीजों का स्मेल पार्टनर एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि पार्टनर उनको स्मेल दे और इनको माता को पहचानना है, इस तरीके से दे सकते हैं। अलग आंखों पे पट्टी बांध के कुछ अलग ही फ्रूट का टेस्ट उनको दे सकते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं कि पहचानो। प्लस इस तरीके से जो है कि हम अलग अलग 5 सेंस की अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। प्री कंसेप्शन प्रेगनेंसी अ कंटिन्यूम ऑफ केयर, तो इसमें जो है
कि प्री कंसेप्शन, अब ये मॉडर्न एक्चुअली इसमें आता है कि उनमें वो फॉलिक एसिड प्रेफरेबली करते हैं बिफोर 3 months ऑफ प्रेगनेंसी कंसेप्शन। उसमें अर्ली प्रेगनेंसी अगर है तो एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन करना, न्यूट्रिएंट जो है डाइट पे ध्यान देना, फिर मिड लेट प्रेगनेंसी में जो है अपनी जो एक्टिविटी है, स्लीप टेक्निक्स रहती है प्रेगनेंसी में, किस पोजीशन पे उन्हें अच्छे से नींद आती है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो मिड लेट प्रेगनेंसी में उस सबको एक्सप्लोर माता करती है। फिर पोस्टपार्टम। अब पोस्टपार्टम हमारे गर्भ संस्कार में एक पॉइंट हमने जो 3rd ट्राइमेस्टर है उसमें नॉलेज सेशन जो रहता है उसमें हमें ये रखती हूँ कि पोस्टपार्टम केयर क्या लेनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, अटैचमेंट क्या होती है, क्योंकि उस वक्त उसको टाइम रहता है जो वो लर्न कर सके, उन चीजों को पहचान सके। अब प्रैक्टिकल डॉक्टर फेसिंग गर्भ संस्कार प्रिस्क्रिप्शन, एक मतलब क्या है कि इंडिविजुअल न्यूट्रिशन, जैसे आयुर्वेद में क्या है कि इंडिविजुअलाइज्ड है। देन मूव सेफ प्रेगनेंसी एक्टिविटी योगा, रेगुलेट क्या करना चाहिए, ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन, कनेक्ट यानी क्या कि गर्भ संवाद एंड अटैचमेंट, एनरिच यानी रीडिंग म्यूजिक एज अ प्लीजेंट एनवायरमेंट, स्क्रीन रिस्क मेंटल हेल्थ एंड ऑब्स्टेट्रिक सर्विलेंस। अभी स्क्रीन में मैं अवॉइड जैसे जो हॉरर मूवीज है या जिसमें बहुत झगड़ा है, इन तरीके की मूवीज सीन्स उनको अवॉइड करती हूँ। जो नॉलेजेबल चैनल्स है उनके यूट्यूब लिंक में अपने जो प्रेग्नेंट मदर से उनको एडवाइस करती हूँ। ट्राइमेस्टर वाइज मॉड्यूल फॉर क्लिनिकल काउंसलिंग, तो जैसे ये अलग अलग है ट्राइमेस्टर वाइज 1, 2, 3 का। तो जो मेरा प्रोग्राम रहता है, मैं 3 डे का बूट कैंप लेती हूँ। उसमें जो ये चीजें आई कि जैसे मासानुमासिक वृद्धि, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, फिर मासानुमासिक वृद्धि, फिर उसके बाद आता है कि विजुअलाइजेशन, क्योंकि वो आपको तैयार करना होता है 1 वीक में चार्ट। फिर सेकेंड डे में जो है रीडिंग, क्या रीडिंग मटेरियल करना चाहिए वो मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। फिर रीडिंग के साथ साथ क्या ऑटोबायोग्राफी, आपको कौन सी ऑटोबायोग्राफी, आपका इंडिविजुअलाइज पर्सनलाइज कि आपको बेबी कैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड करूंगी। इस तरीके से मेरा ये रहता है। फिर रीडिंग हुआ, फिर आता है म्यूजिक थेरेपी, उनको राग दिए जाते हैं, उनके लिंक्स दिए जाते हैं, वो सुनती है। फिर 3rd डे में आता है योगा रिलेटेड, डाइट रिलेटेड, मेडिटेशन एंड ओवरऑल पूरे जो 9 मंथ में क्या करना है, इन चीजों को 3 डे में समझाया जाता है। एंड देन एवरी वीक एंड उसकी प्रैक्टिस ली जाती है और मंथली नॉलेज सेशंस रहते हैं। तो व्हाट मस्ट नेवर बी कॉम्प्रोमाइज, गर्भ संस्कार इज कॉम्प्लीमेंट्री एंटीनेटल सपोर्ट, नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर ऑब्स्टेट्रिक केयर। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री ना, दिस इज हम तो मतलब हमारे कुछ आयुर्वेदिक जो है जिनका गायनेक में हुआ है वो तो करते हैं, लेकिन हर एक वैद्य जो है वो नॉर्मल डिलीवरी उनका या फिर डिलीवरी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन हमें कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो हमें गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर करना ही पड़ता है। सो डू नॉट डिले इवेल्युएशन ऑफ ब्लीडिंग, सीवियर एब्डोमिनल पेन, फ्लैक्स साइंस रहते हैं, है ना, इसमें दिया हुआ है, रिड्यूस्ड फिटल मूवमेंट, हाइपरटेंशन सिम्टम्स, फीवर, ब्रीथलेसनेस और अदर ऑब्स्टेटिक रेड फ्लैग्स। इनको हमें खुद को पता होने चाहिए और हमने ये अपने जो पेशेंट्स होते हैं जो उनको भी इन चीजों के बारे में अवेयर करना जरूरी होता है। योगा प्राणायाम मस्ट बी मॉडिफाइड फॉर प्लेसेंटा प्रीविया। ऐसा नहीं है कि प्लेसेंटा प्रीविया है, ब्लीडिंग हो रही है, प्रीटर्म लेबर रिस्क है और उसमें नहीं आपको योगा करना है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। सीवियर एनीमिया है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, सिग्निफिकेंट कार्डियोपल्मोनरी डिसीज एंड अदर क्लिनिकल आइडेंटिफाइड रिस्क, तो ऐसे रिस्क में हम उनको ये कंपल्शन नहीं कर सकते। डू नॉट प्रिस्क्राइब हर्ब्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मुलेशन। अब ये जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न की इससे है, लेकिन जो मैंने देखा कि ये हम कर सकते हैं और ये सेफली कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी, जैसे कि मैंने बताया कि बस्ती जो है वो 2 बस्ती प्रेफरेबली हम प्रेगनेंसी में करते हैं। व्हाट कैन बी कॉन्फिडेंटली से,
तो क्या हम कह सकते हैं कि मैटरनल न्यूट्रिशन बेस सपोर्टेड है। स्ट्रेस रिडक्शन जो है तो इसके मॉडरेट एविडेंस है, लेकिन यस ये भी मतलब काम करता है। प्रीनेटल योगा जो है वो मॉडरेट है इसके एविडेंस। मैटरनल वॉइस मॉडरेट है। म्यूजिक और विजुअलाइजेशन, रीडिंग अलाउड, स्पेसिफिक गर्भ संस्कार जो है इनके जो एविडेंस है वो अभी लिमिटेड है। What the current literature doesn't justify. Garbha sanskar creates a genius child not established by high quality evidence. Maternal thoughts are directly transmitted to the fetus to simplistic biologically. A specific rag develops a specific organ इन स्पेसिफिक मोड, मतलब ये इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन हम इसके पीछे का जो रीजन है वो देख के हम ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। Research agenda: how to make Garbha Sanskar scientifically testable. Standardize the intervention, define component, dose, frequency, trimester and adherence. Use randomized control design with adequate sample size and pre-registered protocol. Measures validated maternal outcomes. ये सब अगर हम करेंगे क्लिनिकली, मतलब ये इन सब चीजों को अगर हम एविडेंस बेस बनाएंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। सो क्या फाइनल सब सार इन सब चीजों का क्या है कि आयुर्वेदा में गर्भिणी परिचर्या ऑफर्स अ होल पर्सन फिलोसॉफी ऑफ प्रीनेटल नरिशमेंट, कंडक्ट एंड मेंटल वेलबींग। वेयर एज साइंस में क्या चीज है कि जो डोहार्ड जो प्रिंसिपल आया हुआ है इसके रिलेटेड मैटरनल स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, फिटल सेंसरी डेवलपमेंट एंड प्रीनेटल अटैचमेंट प्रोवाइड्स क्रेडिबल बायोलॉजिकल क्लिनिकल ब्रिजेस। Then evidence क्या है कि योगा, stress reduction and bonding practices have the most defensible component level evidence. Specific IQ personality programming claims do not. तो clinical ethic, the goal is healthier mother fetus environment, not maternal perfection. Standard antenatal care remains the foundation. So, research opportunity: Garbha Sanskar is best positioned today as an evidence-informed, culturally meaningful, complementary prenatal care model that deserves a rigorous clinical evaluation. ये कुछ रेफरेंसेस थे जिनको मैंने आर्टिकल में इंक्लूड किया था। थैंक यू। अभी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज आप बोल सकते हैं। मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन, और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये उपयोगी रहेगी। और आपने मंथ वाइज राग भी दिए हैं, और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे रागों की अच्छी सी अपलोडिंग यूट्यूब पे मिलती है ना। उनके उन संगीतज्ञ के नाम भी होते हैं, एलएमएस नामी, ऐसे नेम एंड फेम है ना, वैसे भी होते हैं। तो हम उसको स्टैंडर्डाइज मान के कि हाँ ये भूपाली है, ये यही राग है, तो इस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही बढ़िया, मीन्स और सारा तो है ही है कि जिसमें शास्त्रीय रेफरेंस के साथ इन सारी बातों को संलग्न करके आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और अभी किसी को भी प्रश्न पूछना है तो मैं एक बार ये ऑन कर रही हूँ माइक्रोफोन। यस, तो यू कैन आस्क, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। अपना हैंड रेज करेंगे, जैसे हम हर बार क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, ऐसे करके भी हम एक एक बारी बारी को लेते जाएंगे। जब तक अपना प्रश्न आता है, आप कोई एक पेशेंट की ब्रीफिंग लेना चाहे तो हम सुनना चाहेंगे। एक पेशेंट आई, आपने इस तरीके से इन 5-7 चीज़ों को, क्योंकि इससे क्या है कि आपने है ना जैसे बुफे की तरह हमें बहुत सारे 8-10 काउंटर बता दिए। अच्छा, मगर एज पर क्षुधा उसमें से हम क्या क्या काउंटर से उठाए, है ना, कि हमारी क्षुधा के अनुसार, यानी पेशेंट्स की कंप्लेन और उसके अनुसार वो ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है कि लोगों को और भी अच्छा लगेगा ये।
अच्छा, ओके। तो जैसे मैम का कहना है कि जो मैंने केसेस देखे कि उनको थर्ड मंथ में जो मतलब सेकेंड मंथ ही चल रहा था और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने लग गई। तो वो अपने गर्भ संस्कार सब फॉलो कर रहे थे और उनको जो है वो जो यूटेराइन रिलैक्सेंट टैबलेट भी दी गई थी, फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी और प्रीशियस प्रेगनेंसी थी। तो उस केस में हमने जो है मैंने वो चंदन बला, जैसे कि मैंने कहा कि चंदन बला लाक्षारी तेल का 30 ml का बस्ती डेली 3 डेज देने के बाद जो ब्लीडिंग टैबलेट से उनके यूटेराइन रिलैक्सेंट से नहीं रुकी, वो ब्लीडिंग एकदम मतलब आश्चर्यजनक उस 30 ml चंदन बला लाक्षारी तेल से रुक गई। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि सच में मतलब हमारा सिर्फ 30 ml जो बस्ती है वो इतना अच्छा काम कर सकता है। ये मतलब खुद जब देखा तो उस चीज पे जो है विश्वास लगा कि सच में जो वैसे तो शास्त्र ये कहता है कि बस्ती जो है वो 8वें और 9 में दी जानी चाहिए, लेकिन जैसे कि अभी जीवन शैली के अनुसार जो है वो बहुत बातें चेंज हो गई है, पहले की और अब की वो सब चीजें नहीं रही। उसमें सब जो पुराने जमाने में जो रहता था कि पेल्विक रिलेटेड मूवमेंट जो थी वो फीमेल्स की बहुत रहती थी, वो सब घर का काम करते थे, वो बैठ के आटे मतलब जो रहता है ना धान, उनको उसको पीसा करते थे, फिर वो नीचे रसोई बनाते थे, बार बार उठ के कुछ चीजें लेना है फिर बैठना है। तो उनका जो पेल्विक जो मोमेंट रहता था वो बहुत बढ़िया रहता था। और अब ये लैकिंग है, जो सब चीजें आ गई कंफर्ट की, उन्हें उसे हम मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तो बहुत बार ये देखा गया कि जैसे पेल्विक रिलेटेड मूवमेंट कम होने की वजह से भी इनफर्टिलिटी की केसेस ज्यादा रही है। तो उनको सिंपली हम, जैसे मैंने एक इनफर्टिलिटी की केस थी, तो उनको थोड़ा सा वो फिजिकल एक्सरसाइज या फिर सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते थे, तो उनको मैंने सिर्फ क्या बोला कि आपको जो है वो आपको क्या बोलते हैं साइकिलिंग, एयर साइकिलिंग करनी है और स्पाइनल ट्विस्ट करने हैं। तो इससे क्या हुआ कि 2 चीजें हुई, सर्वांग संपूर्ण व्यायाम हुआ। बहुत जो हमारे डायबिटिक केसेस रहते हैं जो कि घुटनों के दर्द की वजह से चल नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनमें एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका शुगर यूटिलाइज हो, उनको भी हमने ये एक्सरसाइज एडवाइस की है। और फीमेल्स को ये एयर साइकिलिंग यानी कि लेटे हुए हैं, आप सो के उठे और बस आपने सिर्फ एयर साइकिलिंग 200 बार कर लिया, आगे कर लिया फिर पीछे कर लिया, इस तरीके से आपने वो सुबह दोपहर शाम ऐसे 3 बार किया। और फिर आप बैठे ऑफिस में, आपने स्पाइनल ट्विस्ट कर लिया इस तरीके से, राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। तो इससे क्या हुआ, एयर साइकिलिंग से कमर के नीचे के भाग में मोमेंट आ गई, सर्कुलेशन अच्छा हुआ, और ऊपर का जो है वो ऊपर के स्पाइनल ट्विस्ट से ऊपर के भाग का जो एक्टिविटी है वो हो गया। तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन मतलब नॉर्मल होके प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव होने में मदद हो गई। तो ऐसा भी देखने को मिला। और कुछ अगर बताना चाहेंगे तो जैसे कि ये अनुभव रहा कि बहुत बार स्ट्रेस में रहती है बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज, जो अकेले रहती है, न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और वो बहुत अकेला महसूस करती है। तो उनको जो है इस कोर्स, अपना गर्भ संस्कार कोर्स करने के बाद जो है उनको वो खुशी मिली कि हाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम एक दूसरे से, क्योंकि कैसी जैसे कम्युनिटी रहती है साथ में, तो उनका भी अपने आप में बातें करना या फिर उनके एक साथ मिलके एक्टिविटी करना, इससे जो है उनको खुशी मिलती है। अपने फीलिंग के जैसे किसी और को फीलिंग हो रही है तो वो जो बातें हैं उन बातों का शेयरिंग भी कम्युनिटी के वजह से हो पाता है। तो ये सब जो है उनका अकेलापन, उनका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो अच्छे से रीडिंग में बिताना, अच्छे साइट्स वॉच करना, मतलब यूट्यूब में जो है वो इंफॉर्मेटिव, उसके भी कुछ लिंक्स दिए हुए थे मैंने, तो वो सब करने पे उनको अच्छा लगा कि एक्चुअली करना क्या होता है यही बहुत लोगों को पता नहीं होता है।
और वो सब चीजें इससे मतलब एक गाइड मिल जाता है। ऐसा होता है ना कि हमें तो पता है कि ये सुनना है वो सुनना है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है इन चीजों में। हमें क्या बताना है अपने पेशेंट को कि हाँ आपने एक बुक पढ़ लिया और आप वो कितने दिन तक फॉलो कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन हफ्ता, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। और कंसिस्टेंसी जो है वो एक कोर्स से, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स से ही मिल सकती है। तो सिर्फ आपने पढ़ लिया और बस हो गया गर्भ संस्कार, इस तरीके से इतना शॉर्ट उसका मीनिंग नहीं है। उसको बिल्कुल जो है कि एक स्ट्रक्चर वाइज उसको बताना, स्टेप वाइज कैसे फॉलो करना है, फर्स्ट मंथ में क्या है, सेकेंड मंथ में क्या है, फर्स्ट मंथ के एफर्मेशन क्या होने चाहिए, सेकंड मंथ के एफर्मेशन क्या होने चाहिए, इसको हमें स्टेप वाइज अगर हम उनको बताते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा उनका जर्नी चलता है। और ऐसे गर्भ संस्कार से जो बेबी, एक तो ये है कि हम जो पीछू ट्रीटमेंट बताते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में या फिर बस्ती देते हैं, उससे काफी हद तक नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। और जो बेबी गर्भ संस्कार का बेबी रहता है उसका इंटेलेक्चुअल अलग ही लेवल का रहता है। तो ये सब चीजें देखने को मिली। और मैं भी अभी मतलब मेरा भी अभी इस पे और जो है वो रिसर्च चल रहा है। आप भी आपके कोई एक्सपीरियंस हो गए तो शेयर कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वो लैपटॉप पता नहीं कुछ हैंग हो गया तो मुझे सूझ नहीं रहा था लगातार कि मैं क्या करूं, तो इसलिए मैंने दूसरे रूम में आके मोबाइल से ज्वाइन किया। वहां थोड़ी इको बन रही थी। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मुझे एक्चुअली मोबाइल से इतना हैंडल करना आता नहीं है। कोई चैट बॉक्स में क्वेश्चन है तो बेटा देख लीजिए। हाँ, आपको दिख रहा होगा वहां से। हाँ मैं देखती हूँ मैं। हाँ जी अगर हो तो, क्योंकि मैं उधर जा नहीं पा रही हूँ, है ना। और वो हैंग हो गया कंप्यूटर ना। अच्छा है पूरी पीपीटी इतनी बढ़िया बनाई थी, वो प्रेजेंटेशन के बाद हैंग हुआ तो अभी उसमें दिख नहीं रहा कुछ। जी हाँ, भगवान करे रिकॉर्डिंग बच जाए। हाँ ठीक है। नहीं मैम कोई क्वेश्चन? अच्छा चलो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। आपका प्रेजेंटेशन के सभी पॉइंट्स इंक्लूड हो गए थे, तो मुझे लगता है कि अच्छा एक कोई क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया है। यूजुअली देयर इज अ कंप्लेन ऑफ लेस स्लीप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट डू यू सजेस्ट मैम? तो जैसे कि जिनको ना स्लीप का प्रॉब्लम रहता है ना, तो उनका आपने दिनचर्या एक बार देखनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि फीमेल्स जो है वो दोपहर में ज्यादा रेस्ट कर लेते हैं तो उनको रात में नींद नहीं आ पाती, या फिर किसी किसी फीमेल्स को जो है वो रात में जो है ना, मतलब उनको स्क्रीन टाइम जो है वो आपने 9 के बाद या फिर 10 के बाद आपको नो स्क्रीन टाइम करके मोबाइल साइड में रखना है, ये चीज बतानी चाहिए। और हम पादाभ्यंग बोल सकते हैं, तो उसमें जो है आप जो भी अवेलेबल तेल है या फिर क्षीरबला तेल जो ब्रिहन है, तो क्षीरबला तेल का हम पाद यानी जो फुट को मसाज अगर करेंगे, कुछ तेल पीछू जो है हम सिर में रखेंगे, तो इनसे भी नींद आने में हेल्पफुल रहता है। फिर कुछ स्लीप टेक्निक्स है। क्या होता है कि जनरली लेफ्ट साइड में अगर लेडी सोती है, तो मतलब प्रेग्नेंट लेडी, तो बहुत मैक्सिमम लेफ्ट साइड में सोने से उसको कंफर्ट लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक को लेफ्ट साइड में ही कंफर्ट लगेगा। लेकिन हाँ कि जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इतना नहीं आता है प्रॉब्लम, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में उनको जो है वो पिलोज का हेल्प लेना पड़ता है। और एक्चुअली मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप उस पर सर्च कर सकते हैं, तो उसमें मैंने वो सब स्लीपिंग टेक्निक्स भी दी हुई है। और जो लेबर के ब्रीदिंग टेक्निक है उनका भी मेरे इंस्टा पे जो है मैंने वीडियो बना के उसमें डाला हुआ है। फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है कि मतलब लेस स्लीप, यानी क्या कि एटलीस्ट 8 आवर उनकी स्लीप होनी चाहिए,
तो इसके लिए आप और एक चीज भी उनको दे सकते हैं कि रात में सोते वक्त जो है वो दूध में घी डाल के पीने के लिए अगर बोलेंगे तो उससे भी जो है वो स्लीप आने में मदद होगी। और एक क्वेश्चन डॉक्टर स्वप्नाली पूछ रहे हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट ऑफ इचिंग बहुत होता है, उसमें क्या सजेस्ट करना चाहिए? तो देखिए ये क्या हुआ कि लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो इसका जो है हमें लास्ट ट्राइमेस्टर में नहीं, हम जब अपने प्रेग्नेंट लेडी को जो हम काउंसलिंग करते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही इन चीजों का, जैसे जिनके पेशेंट हमारी तरफ आते हैं तो हमें उनको बोलना होता है कि जो कोकोनट ऑयल है या फिर ऑलिव ऑयल, तो उनका कोकोनट ऑयल से भी अच्छा रिजल्ट है। तो बस आपको जो है वो फर्स्ट मंथ से ही, मतलब जिससे समझता है तो सेकेंड मंथ, तो सेकेंड मंथ से आपको हल्के हाथ से जो है वो एब्डोमेन पे रब करना जो है मतलब रब करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सिर्फ बाहर से ऑयल मसाज होगा तो क्या होता है ना कि स्किन इलास्टिक रहती है और वो जो पोर्शन बढ़ता जाता है तो स्किन में स्किन बढ़ने की वजह से वो ड्राइनेस की वजह से इचिंग होती है। तो उसको अगर अवॉइड करना है तो जैसे मैंने ये बोला कि आपको हाइड्रेशन और ऑयल मसाज ये आपको विद इन फ्रॉम फर्स्ट मंथ से आपको उनको बताने होते हैं। अगर आप लेडी का हाइड्रेशन प्रॉपर रहा और ऑयल मसाज वो करती रही तो जो स्ट्रेच मार्क आप बोलना चाह रही है तो वो आने की संभावनाएं बहुत कम होती है। हाँ, लेकिन बहुत हद तक हम उसे कम कर सकते हैं। ओके, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर करती हूँ इस पे। अंतरंग / गर्भ संस्कार। ओके, मैंने भेज दिया। उसमें कुछ जो वीडियो है वो मैंने बेसिक वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन है? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी, बहुत ही अच्छा। और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के स्पीकर का भी डॉक्टर प्रीति हमारे निवेदन पर यहाँ आने के लिए, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए और ये आयुर्वेद को ऊपर उठाने के लिए, आयुर्वेद लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है, जिसके माध्यम से जो हमारे इस मंच का एक उद्देश्य है कि आयुर्वेद भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति हो और जिस दिन घोषित हो उस दिन हम उसको, उस कार्यभार को उठाने के लिए तैयार हो कि हाँ, हम ये कर्तव्य निभा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन किया, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया। मैंने कभी कभी मौलिक सिद्धांत में आपकी प्रेजेंटेशन सुनी है, तो और या हम साथ पढ़ते थे जब संहिता पठन पाठन करते थे, तब की कुछ बातें ताजी हो रही थी कि हाँ, वही स्टाइल है बोलने का, वही विधा है। तो बहुत ही अच्छा लगा था। वो पेशेंट भी भाग्यशाली है जिनके नसीब में तुम डॉक्टर बन के आ रही हो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आगे बहुत अच्छी प्रगति करो। ऐसे ही समाज को उन्नत करने का काम, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम आप करते रहे। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू मैम, मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपना प्रेजेंटेशन, अपना नॉलेज इन सभी के सामने मतलब रख सकूं। इसके लिए मैं आपको और आपके इस कार्य को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत सारे
अच्छे प्रेजेंटेशन के आपके मुझे लग रहे हैं, तो मैं सोच रही थी एक इमरजेंसी लेक्चर भी तैयार रखिएगा। कभी ठीक कभी है। अगर अचानक किसी का ना हुई तो मैं आपसे भी बात करूंगी, यस मैम, है ना? यस जी चलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Yes. और अच्छा, डॉक्टर किमाया ने एक हैंड रेस किया है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ हाँ जी जी। किमाया। हाँ मैम, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। मैम, सुवर्ण सिद्ध जल के बारे में आपका क्या ये है कि कोई बोलते हैं कि देते हैं, कोई नहीं बोलते, तो देना इसके- चाहिए, एक्चुअली मैं देती हूँ। कैसा रहता है ना कि आपको उस जो 24 कैरेट का बेड़ा बोलते हैं मराठी में हम, या फिर आप उसको तार या फिर कॉइन जो भी होगा प्योर में, तो उसको जो है आपको एक 4 लीटर पानी में सुबह सुबह उबाल लेना है, अच्छे से बॉईल करके 4 लीटर का 2 लीटर कर लेना है। और वही जो पानी है वो प्रेगनेंसी में आपको 3rd मंथ ऑनवर्ड से आपको 9 मंथ तक लेना है। और 1st to 3rd मंथ तक आपको जो है वो रजत सिद्ध, यानी क्या कि जो सिल्वर है, तो सिल्वर सिद्ध जल आपको पीना चाहिए। और ये जो आपने पूछा कि मतलब गोल्ड सुवर्ण सिद्ध जल, तो ये आपके बेबी को भी अगर देते रहे ना 6 मंथ के बाद, 6 मंथ तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही रहती है, लेकिन उसके ऑनवर्ड अगर आप ये अपने बेबी को भी अगर 1 साल तक 2 साल तक अगर देते रहे तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिला है, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। और वसंत कल्प भी आप यूज करते हैं मैम? वसंत कल्प, गर्भपाल रस, ऐसा? गर्भपाल रस मतलब एक्चुअली मैं गर्भ जो मासानुमासिक वटी है उनको करती हूँ। गर्भपाल रस मेरे जो कलीग है वो यूज करते हैं, और मतलब उनका अच्छा मतलब ये है कि स्टार्टिंग 1st ट्राइमेस्टर में लघु मालिनी वसंत, फिर जो है मधु मालिनी वसंत, वो इस तरीके से ट्राइमेस्टर वाइज वसंत कल्प को यूज करते हैं। लेकिन मुझे मतलब मैंने नहीं किया है वो कल्प यूज। मुझे जो मासानुमासिक जो हर्बल ड्रग्स है उस पे ही मतलब मैं उनको प्रिस्क्राइब करती हूँ। ओके मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू। बेटा एक चैट बॉक्स में देखिए, शायद किसी ने कुछ लिखा। एनी स्पेसिफिक साइज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो ये कोई स्पेसिफिक साइज नहीं, मतलब आपके पास जो अवेलेबल हो। अभी घर में जो है किन्हीं के पास 24 कैरेट का कॉइन रहता है तो कॉइन यूज कर सकते हैं, या फिर किन्हीं के पास वो तार रहती है तो वो यूज कर सकते हैं। छोटी भी रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो जितना मतलब है वो उसमें सिर्फ उसका आना चाहिए, जो सत्व है उसका तो वो आना चाहिए, उसमें कोई साइज का इतना इश्यू नहीं है, आप कर सकते जो अवेलेबल है। सिर्फ अवॉइड करना 22 कैरेट, 24 कैरेट का ही होना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स का और आज के स्पीकर का भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु। नमो नमः, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।